हेलो एवरीवन। आर एस ठाकुर अकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम वॉर पोइट्स पढ़ने वाले हैं। ये जो टॉपिक है ये यूजीसी नेट सेट एंड टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वॉर पोइट्स, सबसे पहले समझते हैं कि वॉर पोइट्स क्या मतलब है। वॉर पोइट्स मतलब वो पोइट्स जो युद्ध में जिन्होंने युद्ध के पोइट मतलब, ठीक है। तो ये जो पोइट थे ये केवल एक स्पेक्टेटर नहीं थे, मतलब एक दर्शक नहीं थे जिन्होंने युद्ध देखा हो, बल्कि खुद एक्टिव सोल्जर के रूप में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है, युद्ध लड़ा था। ये वो सोल्जर है, ये वो पोइट्स थे, ठीक है। इन्होंने खुद अपने हाथ में बंदूक लेकर जो लड़े थे, जो ट्रेंचेस में रहे थे, और अपने साथियों को जिन्होंने मरते हुए देखा था, जो भी युद्ध की त्रासदी हुई, जो भी उन्होंने देखा, अपने साथ वालों को मरते हुए देखा, और युद्ध के जो भी उन्होंने परिणाम देखे, जो भी उसके इफ़ेक्ट पड़े, उसका इन्होंने पर्सनल एक्सपीरियंस को अपनी पोएम्स में बता रखा है। मतलब इनकी जो पोएम्स हैं इनके पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर ही आधारित थी, ठीक है। तो ये थे वॉर पोइट्स। चलिए इनको डिटेल में समझते हैं। अब ये जो पोइट्स हैं वॉर पोइट्स, ये कब कौन से वॉर की बात हो रही है? तो ये बात हो रही है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है, जो कि 1914 से 1918 तक चला था, ठीक है। और ये जो पोइट्स थे ये सोल्जर पोइट्स थे, ग्रुप ऑफ सोल्जर पोइट्स थे जो कि युद्ध में लड़े थे, ठीक है। और उसी दौरान उन्होंने अपने जो पोएम्स थी वो लिखी थी। अनलाइक प्रीवियस पोइट्स, जो पिछले पोइट्स हैं उनकी तरह इन्होंने क्या किया, इन्होंने युद्ध को एक ग्लोरियस और हीरोइक एक्ट की तरह नहीं दिखाया, बल्कि इन्होंने फोकस किया जो भी रियलिज्म, स्टार्क रियलिज्म, मतलब जो भी सच्चाई थी, युद्ध की जो सच्चाई थी उसको सीधे सामने रखा, कठोर तरीके से देश के सामने रखा। और फिजिकल सफरिंग, जो भी फिजिकल सफरिंग हुई उसको बताया, मेंटल ट्रॉमा जो बैटल फील्ड में, युद्ध फील्ड में उन्होंने फेस किया, उस सब को अपनी पोएम्स में बताया। उनके जो वर्क हैं वो एक शिफ्ट है किससे, जो पैट्रियोटिज्म से डिसइल्यूजनमेंट का एक शिफ्ट है, मतलब रूपांतरण है। पहले के पोइट क्या मानते थे कि देशभक्ति है, देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करना, दैट इज पैट्रियोटिज्म की फीलिंग को बताता है। लेकिन इन्होंने इसको डिसइल्यूजनमेंट बताया कि एक झूठा भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे जो सैनिक हैं उनको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, किस तरह कई दिनों तक भूखे रहना पड़ता है, कीचड़ में रहना पड़ता है, मड में, और चूहे, कोई वहाँ पे गैसेस, और बहुत सारे भूखे रहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम वो फेस करते हैं। इन्होंने रियलिटी को बताया, जो स्टार्क जो रियलिज्म है वो बताया, ठीक है। तो ये थे हमारे वॉर पोइट्स। अब इनकी जो पोइट्री थी उसकी मेजर थीम्स क्या क्या यूज़ किए हैं उन्होंने अपनी पोइट्री में। तो द पीटी ऑफ वॉर, मतलब पीटी ऑफ वॉर मतलब दया, युद्ध, पीटी ऑफ वॉर फोकसेस ऑन द डीप सैडनेस एंड द ट्रेजिक वेस्ट ऑफ यंग लाइव्स। इन्होंने फोकस किया बहुत ही गहरी सैडनेस के ऊपर और ट्रेजिक वेस्ट के ऊपर, जो भी वेस्ट हुआ उस दौरान, जो भी लाइव्स वेस्ट हुई, यंग जवान जो शहीद हुए, उनके ऊपर उन्होंने फोकस किया। बल्कि इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग विक्ट्री, विजय को सेलिब्रेट करने के उन्होंने अपनी पोइट्री में फोकस नहीं किया। इनकी जो पोइट्री थी इनकी उसकी मेजर थीम यही थी, इन्होंने सैडनेस को दिखाया था, जो भी ब्रुटैलिटी हुई थी युद्ध के दौरान उसको रियल रूप में लोगों के आगे प्रेजेंट किया था अपनी पोइट्री के थ्रू। दे रोट अबाउट द ट्रेजिक वेस्ट ऑफ यंग लाइव्स एंड यूनिवर्सल सफरिंग्स ऑफ ओल्ड सोल्जर, सभी सोल्जर की यूनिवर्सल सफरिंग को बताया हुआ था उन्होंने, जो भी ट्रेजिक वेस्ट हुआ यंग लाइव्स का उन्होंने अपनी पोइट्री में बताया। और क्या थीम थी, उन्होंने कौन कौन सी थीम अपनी पोइट्री में यूज की हैं? डिसइल्यूजनमेंट, disillusionment means the feeling of disappointment when soldier realize that war is not a glorious adventure as they were told। क्योंकि अर्लियर जो पोइट्स थे उन्होंने क्या बता रखा था कि पोइट क्या है, एक ग्लोरियस एडवेंचर है, ठीक है, ये हीरोइक एक्ट है। लेकिन इन्होंने फीलिंग देख बताया कि ये तो फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट है, सैडनेस की डीप फीलिंग है, ठीक है। इन्होंने रियलाइज किया, तो इस डिसइल्यूजनमेंट को भी, इस भ्रम को भी उन्होंने अपने जो पोइट्री है उसमें बताया।
द ब्रूटैलिटी ऑफ ट्रेंच लाइफ, जो खाइयाँ थी उसकी ब्रूटैलिटी उन्होंने अपनी पोएम की थीम रखी। दे डॉक्यूमेंटेड द डेली मिजरी ऑफ सोल्जर, उन्होंने क्या क्या लिखा कि उन्होंने डेली जो दुख था सोल्जर का उनको बताया। लिविंग इन मड, कीचड़ में रहते थे वो। फाइटिंग ऑफ रैट्स, एंडोरिंग एक्सट्रीम कोल्ड, ठीक है, भारी ठंड से ठंड को फेस करते थे वो। और स्मेल ऑफ डेथ, डेड बॉडी की जो स्मेल थी, और इस तरह वो इन बीमारियों में रह रहे थे, इतनी बुरी हालत में रह रहे थे। इस तरह की थीम उनकी पोइट्री की रही। तो मतलब द ब्रुटैलिटी ऑफ अ ट्रेंच लाइफ इसका मेजर फीचर था इनकी वॉर पोइट्स की पोइट्री की मेजर थीम थी और फीचर भी। नेक्स्ट है फिजिकल एंड मेंटल ट्रॉमा। उन्होंने अपनी पोइट्री में फिजिकल एंड मेंटल ट्रॉमा को भी बताया, क्योंकि इतने दिन तक उन्होंने डेड बॉडीज़ के साथ रहना और इस हाल में रहना तो नेचुरल है मेंटल ट्रॉमा होना। इसको शेल शॉक कहते हैं आजकल की लैंग्वेज में। आजकल इसको पीटीएसडी बोलते हैं, ठीक है, जो शेल शॉक है उसको पीटीएसडी बोलते हैं मेंटल ट्रॉमा को। क्योंकि हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे डेड बॉडीज़ देखते हैं, मर कईयों के सिर कटे हुए पड़े हुए हैं, कईयों के कुछ, तो ये शेल शॉक होना तो नेचुरल था उस दौरान। तो ये भी उन्होंने थीम बताई। और हीरोइक इफेक्ट्स बताए ऑफ केमिकल वेपन्स एंड लाइक मस्टर्ड गैस, हर जगह क्या थी, गैसेस फैली हुई थी केमिकल वेपन्स के, उसके इफेक्ट भी बताए जो भी हॉरिफिक थे। ड्रावने प्रभाव बताए उन्होंने सभी वेपन्स के और गैसेस के क्या क्या इफेक्ट पड़े। डेथ एंड सेक्रीफाइस, इनकी पोइट्री में डेथ एंड सेक्रीफाइस भी मुख्य थीम रही है। इन्होंने ये बताया कि जो वॉर है वो केवल वो नॉट एज अ हीरोइक एक्ट, वो एक हीरोइक एक्ट नहीं है, बल्कि एक एज अ कोल्ड लॉनली एंड मीनिंगलेस एंड है, लाइफ का एंड है। युद्ध क्या है, एक विजय नहीं है, हीरोइक एक्शन नहीं है, बल्कि क्या है ये, यह एक एंड है, लाइफ मीनिंगलेस एंड है, एंड नहीं बट मीनिंगलेस एंड है। Nationalism versus reality. The conflict between patriotic poem written at home and the bloody reality on the front lines. इन्होंने बताया कि बोलते हैं कि राष्ट्रभक्ति देशभक्ति कि उसके उसके उस कन्फ्लिक्ट को उन्होंने आधार बताते हुए बताया कि रियलिटी क्या है, घर घर में बैठे हुए लोगों के लिए तो यही है कि देशभक्ति, लेकिन रियलिटी क्या है जो सामने फेस करते हैं, फ्रंट लाइन पे जो फेस करते हैं, जो ब्लडी रियलिटी फेस करते हैं, उसको सामने रखा अपने थीम्स में। कि ऐसा नहीं है, जो घर में बैठे हुए वो तो बोल सकते हैं कि हाँ देशभक्त है, राष्ट्र के लिए शहीद होना है युद्ध का मतलब, लेकिन जो खोते हैं अपने परिवार वालों को, सदस्यों को, और जो फेस करते हैं मेन सोल्जर वहाँ पर फ्रंट लाइंस पे, वो रियलिटी भी इन्होंने अपनी पोइट्री की थीम में रखी। नेचर्स रेजिलियंस, comparing the destructive war-torn landscape with the undying beauty of a natural world. तो नेचर की ब्यूटी कैसे है, अनडाइंग है, जो कभी खत्म नहीं होने वाली, इस तरह कभी नहीं नष्ट होने वाली, ऐसी ब्यूटी है नेचर वर्ल्ड की, नेचुरल जो ब्यूटी है। लेकिन वो किस में होगी, उसको कंपेयर किया, अब कैसी होगी, युद्ध के दौरान और युद्ध के बाद क्या हो जाते हैं, जो लैंडस्केप है वो टॉर्न हो गए हैं, बुरी तरह से खाइयाँ पड़ी हुई है, गड्ढे पड़े हुए हैं, जो भी बम विस्फोट हुए हैं उनसे बहुत ज़्यादा तबाही और डिजास्टर हुआ। आप देख सकते हैं इस इमेज में वॉर पोइट्स हैं और ये किस तरह ट्रेंचेस में रहते थे और अपनी कविताएं भी लिखते थे, और ये सैनिक युद्ध भी लड़ते थे, एक्टिव सोल्जर के रूप में भी कार्य करते थे। अच्छा, उनकी जो पोइट्री थी वो किसके अगेंस्ट थी, तो उनकी जो पोइट्री थी, जो पुराने पोइट्स थे जो देशभक्ति को मानते थे, उनके विरुद्ध थी, उनके अगेंस्ट थी। दे वर स्ट्रिक्ट अगेंस्ट विक्टोरियन आइडिया। कौन सा आइडिया था विक्टोरिया की, जो वॉर को क्या मानते थे, ग्लोरियस एडवेंचर मानते थे और हीरोइक गेम मानते थे। तो ये जो वॉर पोइट्स है ये इसके अगेंस्ट थे, ये बात आपने ध्यान रखनी है। और किसके अगेंस्ट थे, ओल्ड लाई, जो झूठा जो पुराना झूठ था। जो विलफ्रेड ओवन है, इन्होंने लिखा है कि दे वर अगेंस्ट द एंशिएंट सेइंग, जो पुरानी कहावत है, कौन सी, इनकी जो पोइम है, इन्होंने बोला है, ये जो विलफ्रेड ओवन जो पोइट हैं, इन्होंने अपनी पोइम डल्स एट डेकोरम ईस्ट प्रो पार्सिया मोरी, ये जो नाम है, ये है इनका नाम, इनकी पोइम का,
और ये पूरी क्या है, ये कोटेशन है। इस लाइन का मतलब है इट इज़ स्वीट एंड ऑनरेबल टू डाई फॉर वंस कंट्री। ठीक है, ये सम्माननीय है अपने देश के लिए मरना। तो इसको उन्होंने बोला कि ये झूठ बोला गया, बच्चों को झूठ बताया गया है, ये ओल्ड लाई है। ठीक है, तो इस झूठ के भी अगेंस्ट थे वॉर पोइट्स। ये झूठ है, झूठ बताया गया है अपने बच्चों को सभी ने। और किसके अगेंस्ट थे? वे अगेंस्ट थे जैसे जो पोइट हैं सिगफ्रिड सजून, इन्होंने फोकस फ्यूरियस एट द मिलिट्री जर्नल ऑफ पॉलिटिशियन। हाँ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी अटैक किया अपने पोइम्स में किसके ऊपर, जो मिलिट्री जर्नल्स हैं और जो पॉलिटिशियंस हैं उनके ऊपर। उन्होंने कहा कि वे कहाँ हैं, वो तो घर में सेफ है, स्टेड सेफली एट होम, बल्कि और क्या करते हैं, सेंडिंग थाउजेंड ऑफ यंग मैन टू डेथ। और पीछे से किसको भेज देते हैं, सोल्जर को लड़ने के लिए और मरने के लिए भेज देते हैं। इस सच्चाई को भी इन्होंने सामने रखा कि कमांड दे देते हैं, पॉलिटिशियन क्या कहते हैं, कमांड देते हैं, और जो मिलिट्री के जनरल्स हैं वो भी क्या कहते हैं, कमांड देते हैं। ठीक है, तो इन्होंने इसका भी विरोध किया कि ये इस रियलिटी का। अब हम देखने वाले हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रिटिश वॉर पोइट्स। कौन कौन से वॉर पोइट्स थे, ये जो हाईलाइटेड हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वॉर पोइट्स हैं। विल्फ्रेड ओवन, सिगफ्रिड सजून, रूपर्ट ब्रूक। ठीक है, इनको आपने ध्यान रखना है, ये नेम आते हैं आपको कई बार ऑप्शन में भी चूज करने को आ जाएंगे, जैसे लेक पोइट्स कौन से हैं, वॉर पोइट्स कौन से हैं, इनमें से फाइंड आउट करो, चूज करो। ठीक है, आगे हैं एसेक रोजनबर्ग, रॉबर्ट ग्रेव्स, एडवर्ड थॉमस, चार्ल्स सॉरले, आइवर गरने, ठीक है, एडमंड ब्लंडन, इस तरह के ये वॉर पोइट्स हैं। आपने पूरी लिस्ट देख लेनी है। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता दिया, विल्फ्रेड ओवन, सिगफ्रिड सजून, रॉबर्ट ब्रूक और आइजैक रोजनबर्ग भी इंपॉर्टेंट है, और रॉबर्ट ग्रेव्स भी काफ़ी क्वेश्चन इससे भी देखे गए हैं। ठीक है, इनको देख लेना है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। आगे है मॉडर्निस्ट पोइट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय वॉर। अब मॉडर्निस्ट पोइट पोस्ट वॉर, मतलब इनको पोस्ट वॉर पोइट भी बोलते हैं, जैसे टी.एस. एलियट हैं, ये क्या है, इन्होंने इनकी जो पोइट्री है वो पोस्ट वॉर है, मतलब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इनकी पोइट्री आई, जैसे द वेस्ट लैंड है वो 1922 में आई है ना, तो वो भी युद्ध के बाद की वाली है। उसमें युद्ध के बाद जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है उसके बारे में लिखा गया है टी.एस. एलियट ने। और इजरा पॉन्ड भी मॉडर्निस्ट पोइट हैं, इन पर भी वॉर का प्रभाव पड़ा है, इन्होंने भी अपने वर्क में वॉर के बारे में लिखा है, अपनी थीम रखी है। आगे हैं नोटेबल इंटरनेशनल पोइट्स, ये भी आप देख लेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं वॉर पोइट्स, जो इम्पोर्टेंट वॉर पोइट्स मैंने अभी आपको बताए, 3 मेजर पोइट्स जिनसे क्वेश्चन बनता है, उनके वर्क्स और उनकी थीम से रिलेटेड। विल्फ्रेड ओवन, इनका जो लाइफ स्पैन है 1893 टू 1918, विल्फ्रेड ओवन का रहा है। हाँ जी, तो ये कौन है, अ ब्रिटिश सोल्जर हैं एंड द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इनको किस लिए जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको जाना जाता है पीटी ऑफ वॉर के लिए, याद रखना, जो विल्फ्रेड ओवन है इनको जाना जाता है पीटी ऑफ वॉर के लिए। और इनका जो फेमस कोट है, माई सब्जेक्ट इज वॉर एंड द पीटी ऑफ वॉर, इनकी फेमस कोट है, कई बार कोटेशन से भी क्वेश्चन आता है, तो ये इनके वर्क की ही कोटेशन है। इनका जो एंड हुआ है, ही डाइड इन एक्शन जस्ट 1 वीक बिफोर द वॉर एंडेड, मतलब वॉर के एंड होने से पहले 1 हफ्ता पहले ही इनकी डेथ हो गई है, ट्रेजिक एंड। इनका जो फेमस वर्क है वो है डल्स एट डेकोरम ईस्ट, ये इनका फेमस वर्क है। द लेटिन, इसका ये लैटिन टाइटल है और इसका मतलब है इट इज़ स्वीट एंड ऑनरेबल टू डाई फॉर वंस कंट्री। ओवन कॉल्स दिस टाइटल एन ओल्ड लाई, ये झूठ है, ये जो टाइटल है इसको बोला है कि ये झूठ है, ये ओल्ड लाई है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। बिकॉज ऑफ द रियलिटी ऑफ वॉर इज एक्चुअली अगली एंड पेनफुल, जो रियलिटी है वॉर की वो तो बहुत ही पेनफुल है, बहुत ही अगली है। और पोइम, ये जो पोइम है ये डिस्क्राइब करती है टेरिफाइंग गैस अटैक के बारे में, इसके बारे में, गैस अटैक के बारे में बताती है।
Its goal was to tell the public that the war is not a glorious game but a painful and brutal death. ठीक है, इस पोइम का मेन मोटो यही था, मोटिव यही था, मेन गोल यही था कि पब्लिक को बताना कि वॉर का मतलब ग्लोरियस गेम नहीं है, बल्कि क्या है, पेनफुल, ड्रेडफुल, ब्रूटलफुल डेथ है, ब्रूटल डेथ। ठीक है, तो क्या लगा आपको पता विल्फ्रेड ओवन के बारे में? इनको पीटी ऑफ वॉर कहा जाता है, के लिए जाना जाता है। इनका मेजर जो वर्क है वो है डल्स एट डेकोरम ईस्ट और ओल्ड लाई। ठीक है, इन्होंने बोला है कि ये जो टाइटल है ये झूठ है। नेक्स्ट है सिगफ्रिड सजून 1886 to 1967, a brave British soldier and anti-war poet. He is famous for his satire. ये भी ध्यान रखना है, ये अपने सटायर के लिए फेमस थे। He used angry and sharp language to attack government and military leaders who continued the war. हाँ, इन्होंने सटायर के थ्रू और बहुत ही शार्प लैंग्वेज के द्वारा अटैक किया है। किसके ऊपर? अटैक गवर्नमेंट के ऊपर और मिलिट्री लीडर्स के ऊपर, जो युद्ध को कंटिन्यू करने के लिए बोलते थे, कमांड देते थे। तो उन्होंने इनके ऊपर भी सटायर और अपने जो पोइम है उनमें शार्प लैंग्वेज से उन पर अटैक किया है। इनकी जो पोइम इनके वर्क्स की जो भी पोइम्स थी उसकी थीम थी द इनसेंसिटिविटी ऑफ द पीपल एट होम एंड द ब्रूटैलिटी ऑफ वॉर। ठीक है, इसके ऊपर थी इनकी थीम। इन्होंने एक सोल्जर का डिक्लेरेशन भी लिखा था इन 1917 में। इन्होंने लिखा है एक फेमस लेटर, सरकार को लिखा और युद्ध करने से इन्होंने मना किया, रिफ्यूजिंग टू फाइट और कॉलिंग द वॉर, और वॉर को क्या बोला इन्होंने? वॉर ऑफ एग्रेशन एंड कॉन्क्वेस्ट। ठीक है, ये नाम ये बोला इन्होंने युद्ध को। और ये भी याद रखना है 1960, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि 1967 में इन्होंने क्या लिखा था? सरकार को एक रिफ्यूजिंग लेटर लिखा था कि हमने युद्ध नहीं करना है और युद्ध को स्टॉप किया जाए। फेमस वर्क, इनका जो फेमस वर्क है वो है काउंटर अटैक। ठीक है, दिस इज द वन ऑफ हिज मोस्ट पावरफुल पोएम। ठीक है, वन ऑफ मोस्ट पावरफुल पोइम्स में से एक पोइम है, दैट इज काउंटर अटैक। मेन सीन क्या है इसमें डिस्क्राइब किया है? मिलिट्री अटैक के बारे में बताया है और हॉरिफिक साइट ऑफ डेड बॉडीज इन अ मडी ट्रेंच। जो मडी कीचड़ वाली खाइयाँ थी उनमें जो डेड बॉडीज पड़ी थी उस डरावनी साइट को दिखाया गया है, ये जो पोइम है। और क्या दिखाया है? जो भी मिलिट्री अटैक, ठीक है, डिस्क्राइब किया, फेल्ड मिलिट्री अटैक को बताया है। पर्पस क्या है इस पोइम का? टू शॉक द पब्लिक एंड शो देम द हेल दैट सोल्जर वर लिविंग इन। ठीक है, पब्लिक को बताना कि नर्क क्या है जिसमें सोल्जर रह रहे थे। नेक्स्ट है, होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। ठीक है, आ गया सिगफ्रिड सजून समझ। ठीक है, इसमें क्या देखा हमने? इनको किस लिए जाना जाता है? इनको सटायर के लिए जाना जाता है और इनका मेन वर्क या फेमस वर्क कौन सा है? काउंटर अटैक। और बाकी आप देख लें। रूपर्ट ब्रूक 1887 to 1915, a young handsome British poet and soldier. He was called the handsome young man in England. इसको ऐसा हैंडसम यंग मैन के नाम से भी जाना जाता था, इंग्लैंड का हैंडसम मैन। नोन फॉर ही इज़ फेमस फॉर हिज आइडियलिस्टिक एंड पैट्रोटिक व्यू। अभी तो हमने पढ़ा कि जो पैट्रोटिक, जो वॉर को पैट्रोटिक नहीं मानते थे, उनके बारे में पढ़ा। और ये क्या है? ये वॉर को पैट्रोटिक मानते हैं। ठीक है, वॉर के बारे में इनका पैट्रोटिक व्यू था, आइडियलिस्टिक व्यू था, मतलब सही मानते थे वॉर को। ही रोट ट्रेडिशनल सोनेट्स, इन्होंने ट्रेडिशनल सोनेट्स लिखी हैं। 14 लाइन्स जो सोनेट होती है वो 14 लाइन्स की पोइम होती हैं, विद अ वेरी लिरिकल एंड रोमांटिक टोन। इनकी डेथ जो है जल्दी होगी, अर्ली हुई थी। ही डाइड अर्ली इन द 1915, क्योंकि जो युद्ध स्टार्ट हुआ था वो 1914 में स्टार्ट हुआ था और इनकी डेथ तो स्टार्टिंग में हो गई थी 1915 में। ठीक है, तो इनको नहीं था पता मतलब क्या ब्रूटलिटी होती है युद्ध की, इन्होंने स्टार्टिंग फेज ही बताई थी।
अपने देशभक्ति वाली फीलिंग वाली ही बताई थी। और कैसे हुई थी इनकी डेथ? ड्यू टू ब्लड पॉइजनिंग फ्रॉम मॉस्किटो बाइट, मच्छर के काटने से जो ब्लड पॉइजनिंग हुई थी उसके कारण हुई थी, न कि एक्चुअल कॉम्बैट, युद्ध के दौरान नहीं हुई थी। ठीक है, इस वजह से हुई थी, मॉस्किटो के कारण हुई थी, बाइट की वजह से हुई थी। इनका जो फेमस वर्क है वो है द सोल्जर, और मेन थीम सेक्रीफाइस एंड पैट्रियटिज्म, पैट्रियोटिज्म। ठीक है, सेक्रीफाइस एंड पैट्रियोटिज्म। तो देख लो, ये बोल रहे हैं कि युद्ध में अपने आप को सेक्रीफाइस करना है अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, देशभक्ति की भावना। ठीक है, इट मीन्स द पोएम या दिस थीम एक्सप्रेसेस द आइडिया दैट डाइंग फॉर वंस कंट्री इज अ ग्लोरियस एक्ट। इन्होंने बताया है अपने वर्क्स में कि देश के लिए समर्पित होना, अपने प्राण न्यौछावर करना, यह एक ग्लोरियस एक्ट है, हीरोइक एक्ट है। इनकी वर्क की फेमस लाइन है, इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, दैट देर इज सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड दैट इज फॉर आवर इंग्लैंड। ये इनकी फेमस लाइन है, कई बार लाइन भी पूछी जाती है कि ये किस वर्क की है और किस पोइट की है, तो आपने ये ध्यान रखनी है। पर्पस क्या था? टू इंस्पायर द सोल्जर एंड द पब्लिक विद अ सेंस ऑफ ड्यूटी एंड लव फॉर इंग्लैंड, वही देशभक्ति वाले। ठीक है, इंस्पायर करना था सोल्जर को भी, लोगों को भी, अपने राष्ट्र के लिए, इंग्लैंड के लिए, अपने कर्तव्य और देश के प्रति कर्तव्य और लव को बताया इन्होंने, ऐसी फीलिंग बताई है। अनलाइक की तरह, अनलाइक ओवन और ब्रूक, ब्रूक और ओवन जो राइटर हमने अभी पढ़े, विलफ्रेड ओवन और रूपर्ट ब्रूक की तरह इन्होंने क्या किया है? डज नॉट शो ब्लड और पेन, इन्होंने ब्लड और पेन को नहीं बताया हुआ है। इन्होंने किसको बताया हुआ है? ब्रूक की तरह। एक मिनट, एक मिनट, अनलाइक ओवन, गलत पढ़ लिया मैंने यहाँ पे, मतलब जो विलफ्रेड ओवन है उसकी तरह इन्होंने नहीं किया है, ब्लड और पेन नहीं दिखाई है, बल्कि इन्होंने क्या शो किया है? अ पीसफुल नोबल डेथ। ठीक है, कि जो डेथ है वो सही है, नोबल डेथ के बारे में ही बता रखा है। तो अभी हमने पढ़ लिया 3 राइटर्स के बारे में, विलफ्रेड ओवन के बारे में, उनका जो फेमस वर्क था डल्स एट डेकोरम ईस्ट के बारे में, और सिगफ्रेड सेजून का वर्क था काउंटर अटैक, और रूपर्ट ब्रूक का जो वर्क था द सोल्जर सोनेट, उसके बारे में पढ़ा, इनके मेन वर्क थे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लें। Which of the following war poets wrote the famous poem Dulls at Decorum East? किसने लिखा है? अभी बताया। Yes, the right answer is option C, that is Wilfred Owen. Wilfred Owen wrote this poem to highlight the brutal reality of gas attacks in World War First, and to challenge the old lie that it is sweet and honorable to die for one's country. Question number 2. Who among the following is known for his idealistic and patriotic sonnet at the beginning of World War First? तो किससे जाना जाता है सोनेट के लिए? Yes. See the options. The answer is option B, Rupert Brooke. Rupert Brooke represents the early romantic phase of war. His sonnet, The Soldier, is a classic example of a patriotic and idealistic vision of a sacrifice for England. Question number 3. The phase, the pity of war, is most closely associated with the poetry of, किसकी पोइट्री से एसोसिएटेड है? टी.एस. इलियट से, सिगफ्रिड सिजून के साथ, विल्फ्रेड ओवन के साथ, या फिर रॉबर्ट ग्रेव्स के साथ? द पीटी ऑफ वॉर की बात हो रही है, तो दैट इज विल्फ्रेड ओवन इन ऑप्शन सी. In the preface to the collected poems, Owen famously stated, "My subject is war and the pity of war. The poetry is in the pity." ये फेमस लाइन है इनकी. Next, question number 4. Siegfried Sassoon's war poetry is characterized by its use of, yes, romanticism, satire and irony, या mysticism.
या हीरोइक आइडलिज्म? सिगफ्रीड सजून के बारे में बोला हुआ है। द आंसर इज सटायर इन ऑप्शन बी। सटायर, ठीक है। इन्होंने सटायर किया था ना, अपने पोएम्स में बताया बताया था कि जो पॉलिटिशियन है और जो मिलिट्री वाले हैं उनके लिए सटायर लिखा था, ठीक है। सजून यूज्ड शार्प सटायर एंड बिटर आयरनी टू क्रिटिसाइज द मिलिट्री journals and political leaders who sat safely at home while sending young soldiers to their deaths. Question number 5. If I should die, think only this of me, that there is some corner of a foreign field. This is for our England. अभी पढ़ा हमने ये. These lines are from which poem? कौन से poem से है ये line? The answer is C. The Soldier से है ये. These are the opening lines of Rupert Brooke's famous sonnet, The Soldier, which reflects his deep love for England and his belief in noble death. Which war poet met Wilfred Owen at Craiglockhart War Hospital and influenced his writing style? कौन मिले थे इनसे? Answer is C. That is Siegfried Sassoon. Sassoon mentored Owen while both were recovering from shell shock. दोनों को shell shock हुआ था. Shell shock means वो जो गहरे सदमे में चले गए थे जब इतनी सारी deaths देखी थी, इतने सारे उन्होंने शहीद देखे थे. तो at hospital he encouraged Owen to shift from a romantic style to a more realistic and gritty one. उन्होंने बोला था अपने रोमांटिक स्टाइल से रियलिस्टिक स्टाइल में जाओ लिखने के लिए. T.S. Eliot, The Wasteland is often seen as a reflection of the psychological trauma following which event? क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में है के बाद का बता रखा है, रिफ्लेक्शन है, या वर्ल्ड वॉर फर्स्ट या ग्रेट डिप्रेशन या सेकंड वर्ल्ड वॉर? तो ये है ऑप्शन बी, वर्ल्ड वॉर सेकंड, क्योंकि जो T.S. Eliot ने 1922 में लिखी थी ना, आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. Question number 8. Which of the following poems describes a strange meeting between two dead enemy soldiers in hell? कौन सी पोएम डिस्क्राइब करती है स्ट्रेंज मीटिंग के बारे में बताया इधर, जहाँ पे टू डेड एनिमी सोल्जर अगर हेल में मिलते हैं तो? द सोल्जर, काउंटर अटैक, स्ट्रेंज मीटिंग या सुसाइड इन ट्रेंचेस? द राइट आंसर इज स्ट्रेंज मीटिंग. Written by Wilfred Owen, this poem explores the theme of universal brotherhood, where an English soldier meets a German soldier he killed, and they realize they were essentially the same soul. Rupert Brooke is primarily known as a socialist poet, anti-war poet, या war patriot, soldier poet, या रिपब्लिकन poet? तो हमने अभी पढ़ा ये क्या है, वॉर पैट्रियट सोल्जर पोइट है, देशभक्त थे ये. ब्रूट इज अ फेमस फॉर हिज आइडियलिस्टिक एंड पैट्रियोटिक वॉर सोनेट्स, और इनकी सोनेट थी द सोल्जर, विच ग्लोरिफाइड डाइंग फॉर वंस कंट्री, देश के लिए निछावर होने पर बताती है, इसमें बता रखा है इसमें. द फेमस ऑटोबायोग्राफी गुड बाय टू ऑल दैट, ये फेमस ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी का नाम है गुड बाय टू ऑल दैट, जो कि 1929 में लिखी गई है. बाय विच पोइट, विच वॉर पोइट, किसके द्वारा लिखी गई है? सी द ऑप्शंस. तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रॉबर्ट ग्रेव्स. रॉबर्ट ग्रेव्स wrote this memoir to describe his harrowing experience in the trenches and his eventual farewell to his old life in England.
विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट इज नॉट टिपिकली क्लासिफाइड एज अ वॉर पोइट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। मीन्स इनमें से कौन है जो वॉर पोइट नहीं है, फर्स्ट वॉर पोइट नहीं है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पोइट, वॉर पोइट नहीं है। विल्फ्रेड ओवन भी हैं, रूपर्ट ब्रूक भी हैं, सिगफ्रिड सजून भी हैं, लेकिन टी.एस. एलियट नहीं है क्योंकि ये पोस्ट वॉर है, पोस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद ही आए हैं ये। वाइल टी.एस. एलियट रोट अबाउट द पोस्ट वॉर इरा, ही वॉज अ मॉडर्निस्ट पोइट एंड नॉट अ सोल्जर पोइट। ठीक है, ये आधुनिक पोइट थे, ना कि सैनिक पोइट। मतलब ये वॉर पोइट की तरह नहीं थे जो युद्ध में एक्टिव होकर एक्टिव सोल्जर के रूप में लड़े भी हो और उन्हें अपनी पॉइंट्स भी लिखी हो और अपनी रियलिटी भी बताई हो, वैसे नहीं है। ये मॉडर्निस्ट पोइट हैं और युद्ध के बाहर के हैं, पोस्ट वॉर इरा से हैं। ठीक है, ना तो ये फ्रंट लाइन्स में लड़े थे जैसे कि अन्य पोइट लड़े थे। उम्मीद है आज की क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।